टूरिज्म का बहुत बड़ा पोटेंशियल देख रहे हैं। टूरिज्म प्रोफाइल का विस्तार करने के लिए हर संभव प्रयास किए। मेरी गाड़ी फूटी and their locals are not allowed us to take our car. The foreigners come from their country to Goa. Why do they come? गलत कोई नहीं कर रहा है मैडम, गलत ये कर रहा है। इतनी बुरी हालत होने के बावजूद गोवा का ट्रिप हर साल महंगा होता जा रहा है। They want clean beaches, good roads, good infrastructure. आगे लगाओ, आगे लगाओ, आगे लगाओ। हमको तकलीफ हो रहा है, लोकल को तकलीफ हो रहा है। आगे एक बार ओला उबर ने इधर ट्राई किया था तो इधर नहीं चलता क्योंकि इधर वॉल्यूम नहीं है, मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। Overcrowding, inadequate public transport, and waste management issues put a strain on Goa's infrastructure. बैंकॉक का 4 दिन का ट्रिप 61,470 रुपए में हो जाता है, जबकि गोवा का वही 4 दिन का ट्रिप 64,800 रुपए से कम में नहीं होता। थाईलैंड एक विदेशी देश होने के बावजूद सस्ता है और गोवा अपने देश के अंदर होकर भी महंगा है। और ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है। थाईलैंड में ग्रैब, उबर, बोल्ट जैसी टैक्सी सर्विसेज मिलती है, जबकि गोवा में टैक्सी माफिया की वजह से उबर और ओला पूरी तरह से बैन है। थाईलैंड की बीचेस साफ और सुरक्षित हैं। गोवा के बीचेस के बारे में सरकार की अपनी रिपोर्ट कहती है कि नहाने के लिए अनसेफ है। गोवा के मिनिस्टर रोहन खोंटे से जब इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इन्फ्लुएंसर पैसा लेकर गोवा को बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं, और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि ये एक चाइनीज प्रोपोगेंडा है। लेकिन एक सिंपल सवाल ये है कि अगर गोवा में सब ठीक है तो बदनाम करने की जरूरत क्यों पड़ती? बीचेस साफ है तो रिपोर्ट क्यों आती? टूरिस्ट खुश है तो फॉरेनर्स क्यों भागते? डेटा गलत था या जवाब गलत था? इसे हम 3 पॉइंट में समझते हैं। Goa, sandy shores, lively shacks, and also vibrant culture. But this tourist paradise is actually losing its charm. Knowing that the streets of Goa are empty despite यहाँ बीते दिनों पर्यटकों की संख्या में कमी आई है। पहले समझते हैं कि गोवा यहाँ तक पहुँचा कैसे। गोवा की इकोनॉमी 3 पिलर्स पर खड़ी थी: आयरन और माइनिंग, फिशिंग और टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग बंद कर दी। एग्रीकल्चर पहले से गिर रहा था, एक ही पिलर बचा, टूरिज्म। और तब शुरू हुआ जिसे इकोनॉमिक्स कहते हैं सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। जब किसी इकोनॉमी का एक ही सोर्स होता है तो उसकी ग्रोथ भी एक्सट्रीम होती है और डाउनफॉल भी एक्सट्रीम ही होता है। अब जरा इन नंबर्स को देखिए। साल 2019 में कुल टूरिस्ट आए लगभग 70 लाख, जिसमें विदेशी टूरिस्ट थे 9,37,000। साल 2023 में कुल टूरिस्ट आए 86,28,000, जिसमें विदेशी टूरिस्ट थे 4,52,000। और साल 2024 में कुल टूरिस्ट आए 1 करोड़ से ज्यादा, जिसमें विदेशी टूरिस्ट थे 4,67,000। इस टेबल को ऊपर से देखोगे तो एक सक्सेस स्टोरी लगती है। 21% की ग्रोथ, 1 करोड़ से ज्यादा टूरिस्ट। लेकिन एक नंबर पर ध्यान दो तो विदेशी टूरिस्ट 2019 में 9.25 लाख से ज्यादा थे, लेकिन 2024 में 4.5 लाख के करीब आ गए। यानी आज भी विदेशी टूरिस्ट 2019 के आधे से कम है। यही वो टूरिस्ट है जो गोवा में ज़्यादा खर्च करते हैं, प्रीमियम होटल्स, हाई एंड रेस्टोरेंट में पैसा स्पेंड करते हैं। मतलब साफ है, वॉल्यूम तो बढ़ रहा है लेकिन वैल्यू गिर रही है। बिजनेस में इसे कहते हैं पुअर इकोनॉमिक्स, जिसमें कस्टमर तो बढ़ते हैं लेकिन हर कस्टमर से कमाई कम होती है। और यही से असली क्राइसिस शुरू होती है। अब आते हैं असली प्रॉब्लम पर। गोवा सिर्फ 3,702 स्क्वायर किलोमीटर का राज्य है, उसमें इको सेंसिटिव जोन अलग से हैं। असल में टूरिस्ट फ्रेंडली एरिया बहुत कम है और उसी छोटे से इलाके में आते हैं 1 करोड़ से ज़्यादा टूरिस्ट। ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर का प्रोपोगेंडा नहीं है,
बल्कि ये सिस्टमैटिक कोलैप्स है और इस कोलैप्स के 4 रीजन थे। हर डेस्टिनेशन की एक केयरिंग कैपेसिटी होती है, एक लिमिट जिसके बाद अगर टूरिस्ट आते हैं तो वो डेस्टिनेशन बर्बाद होने लगता है। दूसरे देशों ने यह समझा और स्ट्रॉन्ग स्टेप लिए। बार्सिलोना ने टूरिस्ट पुलिस लगाए जबकि वेनिस ने क्रूज शिप ही बंद कर दिए। भूटान ने हाई वैल्यू लो वॉल्यूम अडॉप्ट किया, मिनिमम $200 प्रतिदिन मैंडेटरी किया और गोवा ने सिर्फ फुटफॉल काउंट किए। नतीजा, GSPCB ने गोवा की 10 से ज़्यादा मेजर, जी हाँ 10 से ज़्यादा मेजर बीचेस को SW2 कैटेगरी में डाल दिया। SW2 का मतलब होता है उस पानी में उतरना, नहाना या सफरिंग करना स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। वो बीचेस जिन पर हम फिल्टर यूज करके इंस्टाग्राम रील बनाते हैं वो ऑफिशियली अनसेफ है। रीजन नंबर 2, 2022 में गोवा में होटल स्टे सिर्फ 3000, लेकिन 2024 आते आते होटल की संख्या 9000 से ज़्यादा हो गई। सिर्फ 2 सालों में 3 गुना की ग्रोथ, लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट वही पुराना, रोड्स वही गड्ढे और ट्रैफिक से भरे हुए, वाटर सप्लाई पहले से भी बदतर। एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट में रोज 100 कस्टमर आते हैं। हमने उसकी मार्केटिंग की, फुटफॉल को 100 से 1000 तक लेके गए, लेकिन किचन वही था, वॉशरूम वही था, स्टाफ भी वही था। क्या होगा? क्वालिटी क्रैश हो जाएगी, रेपुटेशन क्रैश होगा, रिपीट कस्टमर 0 हो जाएगा और यही गोवा के साथ हो रहा है। रीजन नंबर 3, ट्रैवलर सोचता है गोवा जाओ या थाईलैंड, एक स्मार्ट इंडियन गोवा ही चुनेगा क्योंकि गोवा इंडिया में है तो फ्लाइट भी सस्ती होगी। दिल्ली से गोवा का राउंड ट्रिप लगभग 11,854 रुपीस, दिल्ली से बैंकॉक का राउंड ट्रिप लगभग 32,670। तकनीकी रूप से ये बिल्कुल सही है, लेकिन असली गेम होता है वहां पहुंचने के बाद। गोवा में 5 स्टार होटल का मिनिमम 11,750 रुपीज है, वही बैंकॉक में 5 स्टार होटल 6,700 में मिल जाते हैं। गोवा में 3 वक्त का खाना औसतन 1500 रुपये कॉस्ट आता है और बैंकॉक में 3 टाइम का खाना सिर्फ और सिर्फ 500 में हो जाता है। ऐसे देखा जाए तो गोवा का 4 दिन का ट्रिप 64,854 में हो रहा है, वही बैंकॉक का 4 दिन का ट्रिप 61,470 में। विदेशी देश 5 स्टार होटल और फिर भी 3,384 रुपये सस्ता। पहले गोवा का USP था सनसेट लैंड बैक वाइब, आज वही बीचेस अनसेफ है, वो वाइब जा चुकी है और कीमत बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि रशियन और ब्रिटिश टूरिस्ट जो गोवा के लॉयल विजिटर थे अब श्रीलंका प्रेफर कर रहे हैं। गोवा को कोई बाहर से डिस्ट्रक्ट नहीं कर रहा है, गोवा खुद अपना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बन गया है। गोवा का वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन वेल्थ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई क्योंकि गोवा ने 3 फंडामेंटल मिस्टेक किए थे। मिस्टेक नंबर 1, वॉल्यूम को वैल्यू समझ लिया। गोवा ने अडॉप्ट किया मास टूरिज्म मॉडल, जितनी टूरिस्ट उतना रेवेन्यू। लेकिन भूटान का मॉडल देखो, $200 प्रतिदिन मिनिमम खर्च करना पड़ेगा। टूरिस्ट नंबर्स कैप्ड है, नतीजा हाई रेवेन्यू, 0 डिक्रेशन। गोवा ने एग्जैक्टली इसका उल्टा किया, लो वैल्यू टूरिस्ट, मैक्सिमम फुटफॉल, मैक्सिमम बर्बादी। एक बिजनेस एनालॉजी कहती है कि एक ब्रांड जो सिर्फ डिस्काउंट देकर कस्टमर बढ़ाए वो शॉर्ट टर्म में तो ग्रो करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ब्रांड की वैल्यू 0 हो जाती है। मिस्टेक नंबर 2, ट्रेजेडी ऑफ द कॉमन। जब एक शेयर्ड रिसोर्सेस पर सब अपना मैक्सिमम फायदा उठाते हैं तो वो रिसोर्सेस धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है और अंत में सब हारते हैं। गोवा की बीचेस एक शेयर्ड कॉमन्स है। हर होटल, हर शेख, हर टैक्सी ऑपरेटर, सब ने सोचा मैं टूरिस्ट से मैक्सिमम पैसा निकाल लूँ। किसी ने नहीं सोचा कि यह रिसोर्सेस कैसे बचेगा और अब नतीजा आपके सामने है। गोवा के वो बीचेस जो कभी एशिया के बेस्ट मानी जाती थी वो अपनी विजिबिलिटी डिग्रेड कर रही है। टूरिस्ट की प्रॉब्लम आई तो गवर्नमेंट ने और ज़्यादा मार्केटिंग कर दी। दिसंबर 2024 में एक ट्वीट वायरल हुआ,
गोवा ऑलमोस्ट एम्प्टी, 30 लाख से ज्यादा व्यूज और गवर्नमेंट का जवाब था और ज्यादा टूरिस्ट लाओ। यही सबसे बड़ी गलती थी। जब प्रोडक्ट में ही दिक्कत हो तो सॉल्यूशन ज्यादा भीड़ लाना नहीं होता, सॉल्यूशन होता है प्रोडक्ट को ठीक करना। एप्पल को ही देख लो, 2000 में जब कंपनी डूब रही थी तब स्टीव जॉब्स ने और ज्यादा प्रोडक्ट्स लॉन्च नहीं किए, बल्कि पहले से सब कुछ बंद किया। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स पर फोकस किया, क्वालिटी फिक्स की और तब दुनिया को दिखाया। गोवा को एग्जैक्टली यही करना था। पहले क्लीननेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी बिल्ड करनी थी और फिर टूरिस्ट के लिए मार्केटिंग करनी थी। तो असली सवाल यह है कि क्या गोवा अपना रेवेन्यू मॉडल रिस्ट्रक्चर करेगा